हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज जो हमारा टॉपिक है ये पूरे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजिसाइड्स के बारे में और हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम आज कवर करने वाले हैं, जिसमें हम जितने भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं मैक्सिमम ट्राई करेंगे कवर करने की। और उससे पहले मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजिसाइड के बारे में। क्या आप लोग पढ़ के आए हैं? अगर पढ़ के आए हो तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई अंतिम शाम नहीं है, कल से हम नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पैथोलॉजी के लिए आज का लास्ट लेक्चर है। क्या कल हमने डिस्कस किया था वेजिटेबल क्रॉप की डिजीज, प्लांटेशन क्रॉप की डिजीजेस और हमने डिस्कस किया था कुछ फैक्ट्स को। तो आज के सेशन में जो हमारी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जो फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजिसाइड्स के बारे में। चलो अब सीरियस नोट पे, बहुत हुआ आपका मजाक, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे टॉपिक खत्म होगा पूरा का पूरा, उसके बाद में हम लोग क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। तो जितने टाइम में भी टॉपिक खत्म होता है, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, जब भी खत्म होता है, ओके। चलिए, सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजिसाइड। हमारे पास है सल्फर फंजिसाइड्स। सल्फर फंजिसाइड में आपने सुना होगा एलिमेंटल सल्फर होता है, लाइम सल्फर होता है। तो जब हम सल्फर फंजिसाइड्स की बात करते हैं, आपको मैंने क्या बताया था कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर फंजिसाइड्स का यूज किया जाता है। सेफ फंजिसाइड्स की बात करूं अगर मैं सल्फर में, तो आप सबने सुना होगा कैराथेन। सुना है बेटा सबने? अगर सेफ फंजिसाइड की हम बात करते हैं तो सल्फर फंजिसाइड में क्या है आपका? कैराथेन है। आगे बात करते हैं कॉपर कंपाउंड्स के बारे में। तो कॉपर कंपाउंड्स में आपने सुना होगा कि कॉपर सल्फेट, तो हमने बोला था कि प्रिवोस्ट ने कॉपर सल्फेट को व्हीट बंट के अगेंस्ट यूज किया था। इसके अलावा बॉर्डेक्स मिक्सचर, तो पीएमए मिलाडेट ने बॉर्डेक्स मिक्सचर को डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए क्या किया था? यूज किया था। और ये डेवलप भी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए हुआ था, जो बॉर्डेक्स मिक्सचर है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है? कॉपर सल्फेट पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं थायोकार्बामेट फंजिसाइड्स की। तो थायोकार्बामेट फंजिसाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में जैसे कि थेरम है, जिरम है, मैंकोजेब है, वेपम मिथम सोडियम है। तो थेरम आप सबको पता है सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। जिरम में जिंक पाया जाता है, मैंकोजेब में मैंगनीज और जिंक पाया जाता है। और अगर हम वेपम या मिथम एंड सोडियम की बात करें तो ये सॉइल में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टेमिक फंजिसाइड्स की। तो जैसे कि ऑक्जेथेन का ग्रुप है, ऑक्जेथेन का ग्रुप जिसमें आते हैं कार्बोक्सिन एंड ऑक्सीकार्बोक्सिन। तो जो कार्बोक्सिन है और ऑक्सीकार्बोक्सिन है, कार्बोक्सिन को बोला जाता है विटावैक्स और ऑक्सीकार्बोक्सिन को बोला जाता है प्लांटावैक्स। तो आप सबको पता है विटावैक्स को कॉमनली हम स्मट के अगेंस्ट यूज करते हैं, प्लांटावैक्स को हम रसमट दोनों के केस में यूज करते हैं, लेकिन मेनली हम बोले तो विटावैक्स जो होता है वो स्मट के अगेंस्ट यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेंजीमिडाजोल की। तो बेंजीमिडाजोल में एग्जांपल आ जाता है, जैसे कि हम बेविस्टिन की बात करते हैं। फिनाइलअमाइड्स में मेटालेक्सिल एमजेड किसके अगेंस्ट बताया था आपको मैंने? ये ओमाइसीड्स के अगेंस्ट बताया था। ऑर्गेनोमर्क्यूरियल फंजिसाइड्स की बात करें तो ये हाईली टॉक्सिक फंजिसाइड्स होते हैं, जो ऑर्गेनोमर्क्यूरियल फंजिसाइड्स होते हैं। बाकी चीजों की बात करें, जैसे कि कैप्टान की बात करें तो कैप्टान को बोला जाता है किटलसन किलर। किटलसन किलर क्योंकि जब वो कैप्टान पे काम कर रहे थे तो उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए कैप्टान को बोला जाता है किटलसन किलर। कैप्टान को सीड ट्रीटमेंट के लिए
सॉइल ड्रेंचिंग के लिए यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक में आपने पढ़ा होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में। स्ट्रेप्टोमाइसिन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, नहीं, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बारे में। स्ट्रेप्टोमाइसिन की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस टेट्रासाइक्लिन बनाता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। क्या बनाता है ये? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। ठीक है जी। ट्राइएजोल्स की बात करें तो ट्राइएजोल्स भी आपके जैसे कि हेक्साकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, ये आ जाते हैं। थोड़ा बहुत आपने भी क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंगिसाइड के यहां पे बता दिए हैं। अब जो मेन टॉपिक मैंने आपको बोला था कि ट्रेड नेम और केमिकल नेम करके लाने, कौन कौन करके आया बताओ जल्दी से, कौन कौन पढ़ के आया है? ट्रेड नेम, केमिकल नेम, कौन कौन पढ़ के आया बताइए। किया है असाइनमेंट आपने? बताते ही नहीं हो एक तो। ट्रेड नेम में आप देखेंगे एक मैंने आपको पूरा टेबल प्रोवाइड कर दिया है जहां पे हर एक का केमिकल नेम है या कॉमन नेम है और ट्रेड नेम है। जैसे कि बिनोमिल की बात करें बेनलेट के नाम से आता है, कार्बेंडाजिम की बात करें बेविस्टिन के नाम से मार्केट में आपको मिलेगा, थीरम की बात करें आरसान के नाम से आता है, थैलेमाइड्स की बात करें जैसे कि एग्जाम्पल कैप्टान है, डीनो कैप सल्फर में जो आता है आपका डीनो कैप, उसके अंदर जैसे कि कैराथेन है, माइल्डेक्स है, ऑक्सीकार्बोक्सिन प्लांटावेक्स, कार्बोक्सिन विटावेक्स के नाम से मार्केट में आता है, मेटालेक्सिल रिडोमिल के नाम से, एप्रन के नाम से आता है, मिथामेन सोडियम वेपम के नाम से आता है, एजॉक्सिस्ट्रोबिन एमिस्टार के नाम से आता है। ठीक है यहां तक। देन फॉसिटाइल एलिट के नाम से आता है। तो ये हमारे पास में कुछ मेजर ग्रुप्स हैं और केमिकल्स हैं और किस किस नाम से ट्रेड नेम क्या है इनके मार्केट में। तो क्या आपने लिस्ट बनाई थी? एक लिस्ट मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कर रही हूं, डायरेक्ट चीजें यहां पे प्रोवाइड कर रही हूं। डायरेक्ट चीजों को पढ़िए और जहां जहां जो जो चीजें कवर कर सकते हो अच्छे से चीजों को कवर करिए। चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कॉपर फंजिसाइड में आपने सुना होगा बॉर्डेक्स मिक्सचर। बॉर्डेक्स मिक्सचर में क्या होता है? कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर। बॉर्डेक्स मिक्सचर में कॉपर सल्फेट, लाइम एंड वाटर। बरगंडी मिक्सचर में क्या होता है? लाइम की जगह सोडियम कार्बोनेट आ जाता है। तो बरगंडी मिक्सचर में कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड देन वाटर, लाइम आ जाता है, यानी कि लाइम को रिप्लेस कर दिया जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ इन केस ऑफ बरगंडी मिक्सचर। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मार्केट में ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है, ब्लाइटॉक्स 50। कॉपर सल्फेट ब्लू कॉपर के नाम से आता है। कुछ ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स की बात करें जैसे कि इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड सेरिसन के नाम से आता है, मिथॉक्सीथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड एरिटान के नाम से आता है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट एग्रोसान के नाम से आता है। डायथायोकार्बोनेट्स की बात करें तो मानिए डाइथेन M45 बोलेंगे तो मैंकोजेब है, डाइथेन M22 बोलेंगे तो मानेब है। इस चीज का ध्यान रखना है, मैंकोजेब जो है वो क्या है? डाइथेन M45। और मैंकोजेब मार्केट में इंडोफिल M45 के नाम से भी आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी ट्रेड नेम है, जो भी लिस्ट है पूरा मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है, सारे ट्रेड नेम मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। नेक्स्ट इज, अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या फैक्ट्स हैं। Anton de Berry, he concluded detailed study of late blight of potato and proved that fungus Phytophthora infestans was the cause of late blight of potato. He discovered the heterogeneous nature of rust fungi and it was reported by him in 1885. ये हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं
कि जो एंटोन डेवेरी थे उन्होंने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पे काम किया है, उसका नॉमेनक्लेचर दिया है, उसकी क्लासिफिकेशन दी है, डिटेल में स्टडी की है उसके बारे में, और जो हेट्रोशियस नेचर ऑफ फंजाई है उसके बारे में भी किसने बताया है, एंटोन डेवेरी ने बताया है। अगला टीजे बरिल। टीजे बरिल ने सबसे पहले बताया था कि फायर ब्लाइट ऑफ पियर डिजीज जो है वो बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम है अर्वीनिया अमाइलोवोरा। के.आर. कीर्तिकार ने सबसे पहले फंजाई को कलेक्ट किया था और आइडेंटिफाई किया था इंडिया में। बटलर की बात करें, ईजे बटलर कौन है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। उन्होंने बुक लिखी थी फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स इन 1918। ये सारी चीजें हमने हिस्ट्री में कवर की हुई है, याद आ रहा है कुछ कुछ यहां पे देख के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स की बात करें तो देखो, पाउडरी मिल्ड्यू का ऑर्डर है एरिसिफेल्स, डाउनी मिल्ड्यू का है पेरोनोस्पोरेल्स, रस्ट का है पक्सिनेल्स, स्मट का रस्ट का है पक्सिनेल्स, स्मट का है अस्टिलेजिनेल्स। यहां पे बेटा स्मट होगा, स्मट का है अस्टिलेजिनेल्स, व्हाइट रस्ट का है पेरोनोस्पोरेल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फंगस की सेल वॉल बनी होती है काइटिन एंड ग्लूकन की। oomaicids की जो सेल वॉल है वो बनी है सेलुलोज की। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है पेप्टिडोग्लाइकन की, और वायरस में जो प्रोटीन कोट है वो कैप्सिड पाया जाता है। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ा हुआ है, मैं जस्ट आपको चीजों को इकट्ठा करके रिवाइज करवा रही हूँ। कुछ नए फैक्ट्स मिलेंगे आपको, फॉर श्योर नए फैक्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं, मैंने आपको शुरू में एक असाइनमेंट दिया था डिसऑर्डर्स का, किस किसने वो डिसऑर्डर का असाइनमेंट सच में कंप्लीट किया है, पहले मुझे ये बताओ, जल्दी से बता देना है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। किस किसने असाइनमेंट कंप्लीट किया है बेटा? शुरू में एक असाइनमेंट दिया था ना डिसऑर्डर का, किस किसने कंप्लीट किया, फटाफट से बताओ, बोलो बोलो। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड आपको दिया था होमवर्क, फिर भी मैंने एक बार यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया। हाँ जी, बताइए किस किसने फैक्ट्स, किस किसने डिसऑर्डर्स वाली असाइनमेंट कंप्लीट की है? बेटा बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। चलो एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ट्राई करते हैं। ओके, हाँ जी, अग्रिमा एक बार रिसीव करेंगे, देखना आपको वीडियो कॉल आ रहा है साइड में कहीं पे ऑप्शन। बताइए फटाफट से, आ रहा है कहीं पे वीडियो कॉल का ऑप्शन? आ रहा है? ओम प्रकाश देखो जरा, आ रहा है ऑप्शन? दिखाओ जरा नोट्स, कहाँ पे आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया है? आ रहा है ऑप्शन? उठाओ फिर जल्दी से वीडियो कॉल। हाँ दिखाओ मुझे नोट्स कहाँ है। शुभम यादव, ऑप्शन ही नहीं आ रहा क्या आपको? साइड में ऐप में कहीं पे आ नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है? हाँ जी, आशीष कुमार, किया है आपने होमवर्क? पहले तो मुझे ये बताओ। तो आपको एक असाइनमेंट दिया गया था और आपको बोला था, मैंने पहले कुछ दिन पहले भी आपको रिमाइंड करवाया था कि असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। तो चलो उस असाइनमेंट में कुछ चीजें मैंने भी ऐड की हैं, कुछ चीजें आपने जो ऐड की होंगी वो भी इसमें ऐड कर लेना। देखो क्या है, बोरोन की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, टिप रॉट और नेक्रोसिस ऑफ मैंगो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एएफओ में। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो जो है बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको, फ्रूट नेक्रोसिस ऑफ एमोनला, फ्रूट क्रैकिंग ऑफ टोमेटो, ये भी आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हॉलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, हेन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप्स, ये भी बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। हेन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप्स, ये किससे होता है? बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस, इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल, डाई बैक एंड रोजेट इन एप्पल एंड वाटर कोर इन एप्पल, ये आपको पता होना चाहिए कि ये बोरोन की डेफिशिएंसी से होते हैं। एक लिस्ट आपने बनाई है, एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूं, तो इस लिस्ट में जो जो चीजें नहीं होंगी, जो जो आपने बनाई है वो सारी चीजें ऐड कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ये क्वेश्चन आ चुका है। बोरोन, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं, ब्लॉसम एंड रॉट, BER डिजीज। बिटर पिट और क्रैकिंग ऑफ एप्पल, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो, ये भी क्वेश्चन आ चुका है।
नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से बटिंग इन कॉलीफ्लावर, फास्फोरस की डेफिशिएंसी से सिकल लीफ डिजीज, राइट। तो ये सारे के सारे टेबल्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ नोट्स में, एटलीस्ट इनको पढ़ जरूर लेना है ना, ताकि आपको एंड टाइम पे इधर उधर नहीं भागना पड़े नोट्स के लिए, ठीक है जी। तो जितने भी ये टेबल्स हैं ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, सो दैट आपको हौच पौच में ऐसा ना हो कि ये वाला टॉपिक कहाँ से ढूंढूं, ये कहाँ से करूं, तो यहीं पे सब कुछ है। ओके चलिए, नाउ जिंक की डेफिशिएंसी से खैरा डिजीज ऑफ राइस, देन व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, लिटिल लीफ डिजीज। अब आपको पता होना चाहिए, अब तक तो पता चल गया होगा कि ब्रिंजल और ग्रेप्स में ये फाइटोप्लाज्मा से होती है। लिटिल लीफ ऑफ कॉटन एंड एप्पल, मॉटल लीफ ऑफ सिट्रस, रोजेट लीव्स ऑफ एप्पल, ये सारे जिंक की डेफिशिएंसी से होते हैं। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से सैंड ड्रॉन डिजीज, रेडनिंग ऑफ कॉटन। विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर, मॉलिबिडनम की डेफिशिएंसी से। कॉपर की डेफिशिएंसी से डाइबैक और अमोनिएशन इन सिट्रस, विदर टिप इन एप्पल एंड गमोसिस एंड ज़ैंथोमिनिया ऑफ सिट्रस। तो ये जितने भी आपके डिसऑर्डर्स हैं मैक्सिमम जो मैं डाल सकती थी मैंने आपको दे दिए। सल्फर की डेफिशिएंसी से टी येलो डिसीज ऑफ टी, देन थिन और हॉलो बल्ब्स ऑफ अनियन। टॉक्सिसिटी से देख लेना डेफिशिएंसी कहां है, टॉक्सिसिटी कहां है। टॉक्सिसिटी से एक्योशी डिजीज ऑफ राइस, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। मैंगनीज की डेफिशिएंसी से फाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ग्रे स्पाइक ऑफ बार्ले या ओट्स, मार्च स्पॉट ऑफ पी। आयरन की डेफिशिएंसी से येलो इंक एंड आयरन क्लोरोसिस इन कोकोनट, इन ग्राउंडनट एंड स्कॉर्चिंग ऑफ लीफ मार्जिन। ठीक है, तो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। ये मैंने आपको कुछ डिसऑर्डर्स मेजर दे दिए हैं। आपने क्या करना है, जो भी क्रॉप वाइज डिसऑर्डर लिखे हैं उनको इस लिस्ट में ऐड कर लेना है। जैसे भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, क्रॉप वाइज पढ़ना अच्छा लगता है डिसऑर्डर तो वैसे नोट कर लो, और अगर आपको डिसऑर्डर्स टेबल के फॉर्म में पढ़ना अच्छा लगता है तो जिसकी डेफिशिएंसी से जो रहा है इस टेबल में ऐड कर देना। अब आपका क्वेश्चन होता है कि मैम वेक्टर्स बताओ हमें और ये बताओ कि कौन सी डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है। मैंने आपको याद करो जब वायरसेस वाला टॉपिक करवाया था, वायरसेस वाले टॉपिक में मैंने आपको पूरा वेक्टर्स का एक लिस्ट दिया था प्रॉपर, लेकिन यहां पे मैं एक और तरीके से आपको वेक्टर का लिस्ट दे रही हूं। दैट इज एफिड कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करता है, व्हाइट फ्लाई कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करता है, बिटल्स कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करती हैं, ये सारे लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए, जैसे कि एफिड की बात करें, बीन कॉमन मोज़ेक वायरस, सिट्रस ट्रिस्टीजा वायरस जो कि सिट्रस ब्राउन एफिड है, टॉक्सोटेरा सिट्रिसिडा वो कॉज करता है, ट्रांसमिट करता है। पोटैटो वायरस वाई, माइजस पर्सिके, एफिड क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। बनाना बंची टॉप वायरस, पेंटेलोनिया निग्रो नर्वोसा, ये ट्रांसमिट करता है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ब्रेविकॉर्ने ब्रासिके, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, यहाँ पे पूरी लिस्ट दे दिया है कि कौन कौन सी डिजीजेस एफिड से ट्रांसमिट होती हैं। फिर भी जो चीजें यहाँ बच गई हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी एक प्रॉपर लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाइट फ्लाई कौन कौन सी डिजीज को ट्रांसमिट करती है, बेमिसिया टेबिसाई। तो जैसे कि येलो विन मोज़ेक ऑफ ओकरा है, आपको पता है ये PYQ रह चुका है कि येलो विन मोज़ेक डिजीज किससे ट्रांसमिट होती है। कॉटन लीफ कर्ल डिजीज, बाकी के अदर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कॉटन लीफ कर्ल डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है। देन मूंग बीन येलो मोज़ेक, बीट स्यूडो येलो वायरस, ये सारी लिस्ट ऑफ डिसीजेस हैं जिनको व्हाइट फ्लाई क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। इन डिजीजेस को आपने जरूर नोट कर लेना है। नाउ लीफ हॉपर से कौन कौन सी डिजीजेस ट्रांसमिट होती हैं, तो आप देखोगे जैसे कि राइस टुंगरो वायरस है, नेफोटेटिक्स वायरसेंस पढ़ा था, ग्रीन लीफ हॉपर। नेक्स्ट राइस ग्रासी स्टंट है, नीला पर्वता ल्यूजेंस जिसको हम ब्राउन प्लांट हॉपर बोलते हैं। राइस होजा ब्लैंका वायरस, सुजाट्स ओराइजिकोला। बीट कर्ली टॉप वायरस, मेज क्लोरोटिक डॉफ वायरस। तो यहाँ पे जितने भी आपके वायरल डिजीजेस हैं, जिनको जिनको आपके हॉपर ट्रांसमिट कर रहे हैं, इन सब की लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। तो यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो, देख सकते हो, ताकि आपको इजी हो जाए चीजें अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐड भी कर सकते हो चीजों को। ओके चलेगा, नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे।
तो जो आपको एडिशनल इंपॉर्टेंट लगेगा कि इसको मैं अभी नोट कर लेता हूं, जाके नोट्स बना लूंगा, तो आप वैसे कर लेना। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में प्लांट हॉपर मेज मोजेक, पेरेग्रिनस मेडिस, जो क्या करता है, मेज मोजेक को ट्रांसमिट करता है। मिलीबग्स की बात करें तो कोकोआ में स्वॉलन शूट वायरस, इसको मिलीबग्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, इसके वेक्टर्स हैं। शुगरकेन स्पाइक डिजीज, इसको भी मिलीबग्स क्या करते हैं, इसके वेक्टर्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन से डिजीज का वेक्टर कौन है। नेक्स्ट हमारे पास में थ्रिप्स कौन कौन से डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, तो आपने ग्राउंडनट में सुना होगा बड नेक्रोसिस। तो टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, उसको कौन ट्रांसमिट करता है, थ्रिप्स ट्रांसमिट करते हैं। टोबैको रिंग स्पॉट वायरस, थ्रिप्स ट्रांसमिट करते हैं। बीटल्स की बात करें, बीटल्स कौन कौन सी डिजीज को ट्रांसमिट करती है, काउपी मोजैक, स्क्वैश मोजैक, ब्रोम मोजैक। क्लियर है यहां तक? तो पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है यहां पे। नाउ माइट्स कौन कौन सी डिजीज को ट्रांसमिट करती है, स्टर्लिटी मोजेक ऑफ पिजन पी, जिसको एक्केरिया क्राजानी ट्रांसमिट करता है। व्हीट स्ट्रीक मोजेक, जिसको अगेन माइट क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती है। तो ये भी पता होना चाहिए माइट किस किस का वेक्टर है, जहां जहां इंपॉर्टेंट डिजीज है वहां वहां उसके वेक्टर के नाम पूरे पूरे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज निमेटोड कौन कौन सी डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। तो देखो जिफिनिमा की बात करेंगे तो टोबैको रिंग स्पॉट वायरस, ग्रेप वाइन फैन लीफ वायरस, इसको कौन करता है, जिफिनिमा इंडेक्स करता है ट्रांसमिट। देन लॉन्गिडोरस निमेटोड डॉकिंग डिसऑर्डर को ट्रांसमिट करता है। ट्राइकोडोरस निमेटोड टोबैको रैटल वायरस, पी अर्ली ब्राउनिंग वायरस। ये तो याद रख ही लेना कि कौन सी डिजीज को कौन ट्रांसमिट करता है, निमेटोड कौन कौन से वायरसेस को ट्रांसमिट करता है। यहां तक क्लियर है? तो ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट आप इन चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है, इसीलिए इसकी एक सेपरेट क्लास रखी है। नाउ फिर अब आप बोलोगे कि मैम फंगस भी कुछ वायरसेस को ट्रांसमिट करता है, हमें वो भी बता दो। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि फंगस कौन कौन से वायरसेस को ट्रांसमिट करता है, जैसे कि लेटस बिग वेन है, या टोबैको नेक्रोसिस है, ऑल्पीडियम ब्रासिके, क्यूकम्बर नेक्रोसिस है, ऑल्पीडियम स्पीशीज, बीट येलो ड्वार्फ मोजेक है, व्हीट सॉइल बॉर्न मोजेक है, इसको पॉलीमिक्सा ग्रामिनिस ट्रांसमिट करता है। पी फॉल्स स्मट को पीथियम ट्रांसमिट करता है। पोटैटो मॉपटॉप स्पॉन्जोस्पोरा सबटेरेनिया, पोटैटो वायरस एक्स सिनकाइट्रम एंडोबाइटिकम। तो ये तो आपको पता होनी चाहिए, पोटैटो वाले तो डेफिनेटली पता होने चाहिए, और बाकी ये वीट का जो सॉइल बॉर्न मोजेक है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है, सारी चीजें आपको ऑन टाइम मिल रही हैं, तो सब चीजों को पढ़ने का, लर्न करने का सफिशिएंट टाइम आप लोगों के पास में है, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं फैक्ट्स की। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि सिट्रस के टाइम के बेटा जो जो फैक्ट्स होंगे उनको मैं इजी फॉर्म में लास्ट में दूंगी, तो एज पर माय प्रॉमिस आपके सामने ये फैक्ट्स हैं, देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या है, जीन फॉर रेजिस्टेंस इन बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इज XA21। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में जो जीन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो है XA21। सिट्रस कैंकर के लिए इंडिया में कागजी लाइम सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है। सिट्रस कैंकर के लिए इंडिया में कागजी लाइम सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है। सिट्रस कैंकर कैसे होता है, लीफ माइनर जो वुंड्स क्रिएट करता है, हमने बोला था ना कि सिट्रस कैंकर में जो रोल रहता है वो लीफ माइनर का भी रोल रहता है। मोकोविल्ट, मोकोविल्ट कैसे होता है, राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम की रेस 2 से। तो मोकोविल्ट कैसे होता है, राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम की रेस 2 से होता है, रेस 2 ऑफ द पैथोजन से। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, इसके लिए एक बायो कंट्रोल है, यानी कि एक फॉर्मुलेशन है, किसकी फॉर्मुलेशन है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की फॉर्मुलेशन है। फायर ब्लाइट के कंट्रोल के लिए एक नाम से फॉर्मुलेशन आती है, ब्लाइट बैन के नाम से। जो फॉर्मुलेशन किसकी है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस की है, जो अच्छा कंट्रोल देता है। प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ फायर ब्लाइट अकर्स ऑन फ्लावर्स इज कॉल्ड ब्लॉसम ब्लाइट। जब भी प्राइमरी इन्फेक्शन फायर ब्लाइट का आपको फ्लावर्स पे देखने को मिलेगा तो बोलेंगे ब्लॉसम ब्लाइट। क्लब रूट ऑफ क्रूसिफर्स इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिके। ये जो प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिके है ऑब्लिगेट पैरासाइट है।
What disease of potato is caused by Syncytium endobiticum? ये भी क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है जी, यहां तक फैक्ट सबको समझ में आ रहे हैं? बहुत सिंपल, बहुत इजी फैक्ट्स हैं। अगला, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज इंटरनली सीड बॉर्न। बाजरा की जो ग्रीन ईयर डिजीज है वो इंटरनली सीड बॉर्न है। सिट्रस हुआंग लॉन्गबिंग या सिट्रस ग्रीनिंग, जिसको येलो ड्रैगन डिजीज या येलो शूट डिजीज भी बोलते हैं। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस, इसको रंगपुर लाइम डिजीज बोलते हैं या फिर स्केली बड डिजीज बोलते हैं। पीच लीफ कर्ल फंगस से होता है। पीच लीफ कर्ल, आप लीफ कर्ल में हमेशा वायरस पढ़ते हो, याद रखना। पीच लीफ कर्ल फंगस से होता है और फंगस का नाम है टेफ्रीना डिफॉर्मेंस। ब्लाइट में जो कॉमन ब्लाइट ऑफ बीन्स है वो किससे होता है? ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवार फेजुलाई, बैक्टीरिया से हो रहा है। हेलो ब्लाइट ऑफ बीन, ये भी बैक्टीरिया से ही होता है, लेकिन हालो ब्लाइट ऑफ बीन किससे होता है? स्यूडोमोनास सिरिंजे पैथोवार फेजियोलिकोला। तो हमें ये पता होना चाहिए कॉमन ब्लाइट ऑफ बीन्स किससे होता है और हालो ब्लाइट ऑफ बीन किससे होता है। तो क्लियर है, कॉमन ब्लाइट ऑफ बीन किससे होता है? दोनों ही बैक्टीरिया से होते हैं, एक ज़ैंथोमोनास से होता है, एक स्यूडोमोनास से होता है। अगला, अब मैंने आपको कुछ रेजिस्टेंट वैरायटीज की अलग से लिस्ट भी दे दी है। जैसे फॉर एग्जांपल राइस ब्लास्ट की रेजिस्टेंट वैरायटी जैसे कि पूसा बासमती है, IR 64 है, ADT 36 है। वैसे ही BLB ऑफ राइस की जो रेजिस्टेंट वैरायटी है सोना मसूरी है, त्रिगुना है, IR 20 है, जेनिथ है। टुंगरो डिजीज की रेजिस्टेंट टॉलरेंट वैरायटी जैसे कि विक्रम आर्या है, बहरानी है, IR 36 है। तो फॉर योर नॉलेज कुछ एडिशनल चीजें भी डाल दी हैं कि कौन कौन सी रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं अलग अलग डिजीज के लिए। ब्लैक रस्ट के लिए लेरमा रोजो है, सफेद लेरमा है, सोनालिका है। मैंगो एंथ्राक्नोज के लिए भदौरन है, इलायची है, रतौल है। सर्कोस्पोरा इन चिली के लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज पूसा सदाबहार है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। जो पूसा सदाबहार है वो लीफ कर्ल वायरस के लिए भी क्या है? रेजिस्टेंट वैरायटी है। अगला, ओकरा में पंजाब 7 है, प्रभानी क्रांति है, अर्का अनामिका है, ये येलो वीन मोज़ेक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब रेजिस्टेंट है। येलो वीन मोज़ेक डिजीज को व्हाइट फ्लाई ट्रांसमिट करता है। क्यूकम्बर में पूसा बरखा जो है वो डाउनी मिल्ड्यू के लिए टॉलरेंट वैरायटी है। मटर में जो अगेता वैरायटी है वो फ्यूजेरियम विल्ट के लिए रेजिस्टेंट है। अर्का अजीत, अर्का प्रिया, अर्का कार्तिक, ये पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं। तो जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, जिस जिस डिजीज के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। एक एक वैरायटी आपको मैंने क्रॉप वाइज दे दी है। ठीक है, सबके लिए चलेगा यहाँ पे? ठीक है ना, बोल भी दिया करो कुछ। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चा? ओके, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं राइस ब्लास्ट के बारे में। देखो, राइस ब्लास्ट के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आपको बोला था मैं क्रॉप वाइज या डिजीज वाइज आपको अलग से लिस्ट दूंगी। तो देखो, राइस ब्लास्ट का पैथोजन है पायरिकुलेरिया ओराइजे, जो कि एनामॉर्फ स्टेज है। अगर आप टीलियोमॉर्फ स्टेज की बात करोगे तो मैग्नापोर्टा ग्रीजिया है। राइस ब्लास्ट को राइस फीवर डिजीज के रूप में चाइना में डिस्कवर किया गया था और इंडिया में तमिलनाडु से ये डिस्कवर्ड है, तंजौर डिस्ट्रिक्ट से। सबसे डिलेटेरियस फेज यहाँ पे नेक्रोट होता है। पॉलीसाइक्लिक डिजीज है और इसमें जो फंजिसाइड्स हैं, ट्राइसाइक्लाजोल है, कसूगामाइसिन एंटीबायोटिक है, इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है और सिलिका का भी यूज किया जाता है टू रिड्यूस द डिजीज। वेराइटीज जैसे कि वैगई है, बहरानी है, करुणा है, IR 50 है। जैसे कि इनमें से जो आपकी ससेप्टेबल वेराइटीज हैं वो कौन सी है? IR 50 है, कांची है, करिकलन है। लेकिन बहरानी और जो वैगई है ये क्या है? आपकी रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस
जो कि ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी से होता है। अब सिम्टम्स एंड ऑल सब हम नोट कर चुके हैं, हम सिर्फ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख रहे हैं। ये ज़ैंथोमोनास ओराइज़ी से होता है। सबसे पहले जापान में ये जो डिसीज है इसको व्हाइट विदरिंग डिजीज बोला गया था, फुकुओका ऑफ जापान में 1884 में, और क्या बोला गया, व्हाइट विदरिंग डिजीज। तो बीएलबी ऑफ राइस को पहले क्या बोला गया, व्हाइट विदरिंग डिजीज। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिया में, ये महाराष्ट्र से रिपोर्ट हुई है, श्रीनिवासन एंड हिज कोर वर्कर्स ने रिपोर्ट की है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फेज यहाँ पे क्रेसिक स्टेज है, जिसको हम सिडलिंग विल्ट भी बोलते हैं। और ये जो XA21 जीन है जो हम बोल रहे थे कि डिजीज रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, ये कहां से मिला है हमें, राइस ओराइजे लॉन्गिस्टेमिनेटा से मिला है। और रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है बीएलबी के लिए, अराइज धानी। रिलीज डेट रहने दो, इसका कुछ नहीं है। रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है बीएलबी के लिए, हमारे पास अराइज धानी है। ठीक है, जो बोले मैम सिलिका बताया तो था बेटा, सिवियरिटी को रिड्यूस करता है, रेजिस्टेंस का थोड़े ना बोला था मैंने इसमें। ठीक है जी, समझ आ गया यहां तक सबको, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे या बायपोलैरिस ओराइजे से होता है। सेक्सुअल स्टेज क्या बताई थी, कॉक्लियोबोलस मियाबिनस बताई थी। इंडिया में बात करें तो मद्रास से ये डिजीज रिपोर्टेड है 1919 में, और इसकी वजह से आप सबको पता है बंगाल फैमिन आया था। इसका जो मैक्सिमम इन्फेक्शन है वो कौन सी स्टेज पे होता है, फ्लावरिंग स्टेज पे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, ऑल्टरनेरिया सोलानी से होता है। ये डिजीज किस पे आती है, 3 वीक ओल्ड प्लांट पे आती है। और जो टारगेट बोर्ड इफेक्ट है, बचपन में गेम खेलते थे ना, एक टारगेट बोर्ड होता था, उस पे हम क्या करते थे, टारगेट लगाते थे। जो सेंटर में जिसने सबसे पहले टारगेट किया उसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते थे। तो टारगेट बोर्ड इफेक्ट यहाँ पे क्या है कि जिसका सेंटर सेम होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में जो हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे उसको बोल दिया जाता है टारगेट बोर्ड इफेक्ट। नेक्स्ट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। सबको पता है कि इसकी वजह से हमें आयरिश फैमिन देखने को मिला था। और जो डिजीज है वो फ्लावरिंग स्टेज पे देखने को मिलती है। इस डिजीज के फोरकास्टिंग के लिए कि डिजीज कब आएगी, कैसे आएगी, जो मॉडल है, वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, वन ऑफ द मॉडल दिया है ब्लाइट कास्ट। ठीक है, फोरकास्टिंग के लिए वन ऑफ द मॉडल क्या दिया है, ब्लाइट कास्ट। नाउ सिट्रस कैंकर की बात करते हैं। तो सिट्रस कैंकर का पैथोजन सबको पता है, ज़ैंथोमोनास सिट्रीज पैथोवार सिट्री। इसमें क्या होता है, संकन एरिया हमें देखने को मिलते हैं, इरेगुलर क्रैक्स देखने को मिलेंगे और रेस्ड मार्जिन देखने को मिलेगा। तो बैक्टीरिया किससे एंटर करता है, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है। और जो सिट्रस का लीफ माइनर है उसका रोल भी रहता है बैक्टीरिया की एंट्री में। ससेप्टेबल वैरायटी की बात करें तो इंडिया में जो कागजी लाइम है वो सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होस्ट है। अगर मैंडरिन ऑरेंज की बात करें तो मैंडरिन ऑरेंज सिट्रस कैंकर के लिए रेजिस्टेंट है। उस दिन बोला था ना कि जो भी रेजिस्टेंट है या जो भी ससेप्टेबल है, सब कुछ लास्ट में बताऊंगी, तो यहां पे आप देख सकते हैं फैक्ट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट। तो हमने बोला था एक अर्ली टिक्का होता है, एक हमारे पास में लेट टिक्का होता है। तो अर्ली टिक्का 3 से 4 हफ्ते के प्लांट में आता है और लेट टिक्का 6 से 8 के हफ्ते के प्लांट में आएगा। यहाँ पे जो लेट लीफ स्पॉट है वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ज्यादा डेंजरस होता है। और सिम्टम मैंने बता दिए कब आते हैं। येलो हालो हमने पढ़ा था कि येलो हालो हमें किसके केस में देखने को मिलता है, अर्ली टिक्का के केस में देखने को मिलता है। लेट टिक्का कौन सी स्टेज पे आता है, क्या बताया था, बताओ जरा। जो मैंने आपको स्टेज बताई थी ना ग्राउंडनट में कि 6 से 8 हफ्ते के स्टेज पे जो आएगा लेट टिक्का, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट से भाई, जल्दी से बताएंगे, है ना, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में, अभी 5-10 मिनट में। बताओ कौन सी स्टेज पे आता है, बताओ बताओ। लेट टिक्का कौन सी स्टेज पे आता है, 6 से 8 हफ्ते की स्टेज थी, एक नाम बताया था किस स्टेज पे आता है।
बताया था ना आप सबको बेटा, बताओ जल्दी से, कब बताया था? तो लेट टिक्का कब आता है? पैगिंग स्टेज पे आता है, ठीक है, कब आता है? पैगिंग स्टेज पे आता है। फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन की बात करते हैं। फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन आपको पता है मोनोसाइक्लिक डिजीज है, फ्यूजेरियम की डिजीज है क्योंकि, और जो पहला वीवोटॉक्सिन है फ्यूजेरिक एसिड, वो भी इसी डिजीज में रिपोर्ट हुआ था। तो जो पहला वीवोटॉक्सिन है फ्यूजेरिक एसिड, वो भी इस डिजीज में रिपोर्ट हुआ था। डिजीज कैसी है? मोनोसाइक्लिक डिजीज है। नेक्स्ट, सिगार एंड रॉट ऑफ बनाना। सिगार एंड रॉट ऑफ बनाना किससे होता है? वर्टिसिलियम थियोब्रोमे से होता है, वर्टिसिलियम थियोब्रोमे से होता है। और इसमें जो पैथोजन है वो एग शेप के कोनिडिया बनाता है, इसमें जो पैथोजन होता है वो एग शेप के कोनिडिया बनाता है। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा किससे होती है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा किससे होती है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा भी इसी को बोलते हैं। और क्लोरोसिस के सिम्टम यहां पे हमें देखने को मिलते हैं। इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, और क्लोरीन से हम डिजीज को क्या कर सकते हैं? सप्रेस कर सकते हैं। पढ़ा था ना, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा इज सप्रेस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन। कंट्रोल में क्या है कि सीड्स को अगर हम 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन में 2 मिनट के लिए रखें, तो यहां पे क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कि सीड्स को 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड में हमें 2 मिनट के लिए रखना है। क्योंकि इंटरनली सीड बॉर्न है, इसीलिए यहाँ पे हॉट वाटर ट्रीटमेंट 55 डिग्री पे 12 मिनट के लिए। इंटरनली सीड बॉर्न है, इसीलिए क्या करेंगे? हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे 55 डिग्री सेल्सियस पे 12 मिनट के लिए। स्मट ऑफ शुगर केन अस्टिलागोसिटामिनिया, इसी को बोला जाता है कलमी कोलस स्मट। स्मट ऑफ शुगर केन क्या है? अस्टिलागोसिटामिनिया, और इसी को बोला जाता है कलमी कोलस स्मट। और इसमें एक और चीज बताई थी कि विप स्ट्रक्चर बनता है। और क्या बताया था आपको इसमें कि क्या बनता है? विप स्ट्रक्चर बनता है। अब आपको सब याद आ रहा होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, एक एक पॉइंट याद आ रहा होगा हर डिजीज के बारे में। नेक्स्ट, सिगाटोका डिजीज ऑफ बनाना, इसमें क्या बताया था? एक ब्लैक सिगाटोका होता है, एक येलो सिगाटोका होता है। जो ब्लैक सिगाटोका है और येलो सिगाटोका है, दोनों का पैथोजन अलग बताया था। येलो सिगाटोका का पैथोजन है माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला, और जो ब्लैक सिगाटोका है उसका पैथोजन है माइकोस्फेरेला फिजिएंसिस। ये सबको बताया था मैंने, ये आपको नोट भी करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं रेटून स्टंटिंग ऑफ शुगरकेन। रेटून स्टंटिंग ऑफ शुगरकेन किससे होता है? लिप्सोनिया ज़ाइलाई से होता है। और ये जो डिजीज है इसमें शुगरकेन कंटेंट बढ़ जाता है, और आरएसडी भी इसको बोल दिया जाता है कॉमनली, रेटून स्टंटिंग डिजीज। इसमें जो एक मेन सिम्टम है वो है अप एंड डाउन अपीयरेंस ऑफ द प्लांट। अप एंड डाउन अपीयरेंस ऑफ द प्लांट का क्या मतलब है कि जो प्लांट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो यूनिफॉर्म हाइट के नहीं होंगे, उनकी किसी की भी यूनिफॉर्म या सेम हाइट नहीं होगी, जिसको बोला जाता है अप एंड डाउन अपीयरेंस ऑफ द प्लांट्स। यहां तक समझ में आया? क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं अदर फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि सिट्रस की हुआंग लॉन्ग बिंग डिजीज है, जिसको हम येलो ड्रैगन डिजीज बोलते हैं या येलो शूट डिजीज बोलते हैं। पैथोजन की बात करें, कैंडिडेटस स्पीशीज है, कैंडिडेटस लिबेरोबैक्टर है, और वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज है, वन ऑफ दी है ना, और भी डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस है। इसी डिजीज को ग्रेनिंग डिजीज बोलते हैं, येलो ड्रैगन डिजीज बोलते हैं, और येलो शूट डिजीज बोलते हैं। इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एशियन सिट्रसिला डायफोरिना सिट्राई से होता है। ठीक है, ओके चलो ठीक है। ये जो बोल रहे हैं ना कि मैम शुगर कंटेंट बढ़ता है या कम होता है, मैं एक बार चेक कर लूंगी इसको, ठीक है, इस फैक्ट को मैं एक बार चेक कर लूंगी, ठीक है ओम प्रकाश, एक बार मैं देख लूंगी। चलिए ठीक है, उसको रहने देना, नोट करना, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी या वेरीफाई कर लूंगी और किसी क्लास में बता दूंगी, ठीक है, एक बार मैं दोबारा चेक कर लूंगी। नाउ
नेचुरल ट्रांसमिशन कैसे होता है? एशियन सिट्रसिला डायफोरेना सिट्री से होता है। अगली डिजीज है सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज। जैसा कि आपको बोला था कि फैक्ट में इसके बारे में बताऊंगी। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस का मतलब होता है कि बाहर की तरफ को हमें कोई सिम्टम देखने को मिल रहा है, यानी कि पर्टेनिंग टू द बार्क। तो सिट्रस एक्सोकॉर्टिस में हमें स्केलिंग ऑफ द बार्क एंड स्प्लिटिंग ऑफ द बार्क देखने को मिलती है। इसी डिजीज को हम स्केली बट डिजीज भी बोलते हैं, रंगपुर लाइम डिजीज भी बोलते हैं। और जहां पे भी इस डिजीज की हम बात करते हैं एक्सोकॉर्टिस की, तो बाहर वाला जो हिस्सा है, बार्क वाला जो हिस्सा है, वहां पे वर्टिकल स्केलिंग एंड स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तो जब भी आपको वर्टिकल स्केलिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ द बार्क देखने को मिलेगी, वो किसका सिम्टम होगा? सिट्रस एक्सोकॉर्टिस का सिम्टम होगा। और ये डिजीज कैसी होती है? वायरॉइड डिजीज होती है। अगला सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस। ट्रिस्टेजा डिजीज में क्या होता है? जब भी आप सार ऑरेंज रूट स्टॉक को यूज करते हैं और वहां पे एकदम से अगर आप बात करते हैं सायन की, तो एकदम से डायबैक हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्विक डिक्लाइन बोल देते हैं या सिट्रस ट्रिस्टेजा डिजीज बोल देते हैं। मैंगो मालफॉर्मेशन। मैंगो मालफॉर्मेशन के बारे में क्या क्या पढ़ा था कि जो मैंगो मालफॉर्मेशन है उसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एजेंट क्या है? फंगस की वजह से होता है। मेनली दो टाइप की है, वेजिटेटिव एंड फ्लोरल। जो वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन है वो यंग सीडलिंग्स पे आती है, जो फ्लोरल मालफॉर्मेशन है वो इन्फ्लोरेसेंस पे आती है। और यहाँ पे फ्यूजेरियम की बात करें तो पहले बोलते थे लो टेम्परेचर से होती है, अब हमें पता है कि जो फ्यूजेरियम ओनली फॉर्म में है वो इसका इंपॉर्टेंट एजेंट है। मैंगो मालफॉर्मेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो डी ब्लॉसमिंग करेंगे बड बस स्टेज पे, या फिर 200 ppm नेप्थलीन एसिटिक एसिड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर इफेक्टिव है NaA। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स थे और क्लासिफिकेशन थी। हमने अभी क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की। ठीक है, राइट? ठीक है। होमवर्क क्या है? होमवर्क तो आपको पता ही है, रिवाइज एवरीथिंग। होमवर्क क्या है आपका? कि सब कुछ आपको रिवाइज करना है। चलिए, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक समझ में आया? अब बताओ कोई डाउट है तो। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है तो बोलिए फिर। यहां तक क्लियर है? ओके। और ओम प्रकाश, आपको मैं डाउट एक बार दोबारा चेक कर लूंगी, रीचेक कर लूंगी। आई डोंट वांट कुछ भी ऐसा वैसा जाए, जहां पे मैंने पढ़ा था वहां पे इंक्रीज लिखा था। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगी। ओके, सो होमवर्क तो आपका एज यूजुअल जितना पढ़ा है सब चीजें रिवाइज करनी है। ये जो मैंने आपको आज फैक्ट्स करवाए हैं ये एडिशनली स्पेशली आपके लिए दिए हैं, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपके क्लब्ड फॉर्म में इजी वे में आ जाएं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है सिर्फ यही पढ़ना है, जितना आज तक पढ़ाया है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ओके। MCQ आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, उसको आपने सॉल्व कर लेना है कुछ दिनों में। ठीक है, नाउ कुछ बच्चे कल बोल रहे थे ना कि टेलीग्राम चैनल का हमें लिंक दे दो या फिर बता दो, कोई ग्रुप बना दो। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो यहाँ पे नाम दिया गया है इसको आप सर्च कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हो। क्या बोल रहे हो? ऐसे भी सोच सकते हैं कि बढ़ने से तो फायदा ही होगा। हाँ, पढ़ने से फायदा ही होगा, है ना? ऑब्वियस है, पढ़ने से किसका फायदा नहीं होता है। तो जो बच्चे कल बोल रहे थे ना कि मैम हमें टेलीग्राम का लिंक दे दो या टेलीग्राम का बता दो क्या है कैसा है, सामने आपकी स्क्रीन पे टेलीग्राम का लिंक भी है और साथ में स्कैनर भी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है किसी भी चीज का तो आप पूछ सकते हो। अब बताइए कि क्या किसी का कोई डाउट है? पूरे सिलेबस में से कहीं से कोई चीज समझ में नहीं आई हो, या कुछ पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, या कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सब्जेक्ट कोई है तो बताइए, फटाफट से बताएंगे। बोलो बोलो जल्दी से, यही टाइम है जिसमें मैं अभी पूछ रही हूँ। इसके बाद में आप जब आपको टाइम लगे आप मुझे बता सकते हैं टेलीग्राम पे, लेकिन अभी आपके पास में टाइम है कि आप मुझे अपना प्रॉब्लम अगर किसी सेक्शन में आ रहा है या लग रहा है कि इस चीज को कैसे पढ़ें तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को कहीं पे?
बताओ बताओ, कोई दिक्कत है कहीं पे कुछ? सब कुछ कैसे याद करें? देखो, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, बेसिक हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं और आगे सब्जेक्ट पढ़ना इजी हो जाए। अब बेसिक्स में भी जब आपको एक बार सब चीजें समझ में आ गई ना, तो आपको फैक्ट्स को क्या करना पड़ता है, पहले लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। हर एक चीज को ए टू जेड रट्टा मारना भी जरूरी नहीं होता है, या ए टू जेड लर्न करना भी जरूरी नहीं होता है। आप अगर चाहते हो कि पहले आप कुछ कॉमन कॉमन चीजों को याद करें, तो मेरा सजेशन क्या है कि पहले तो अभी का टाइम आपके पास, क्योंकि प्रॉपर टाइम है अभी। ऐसा नहीं है कि अभी आपका, अभी मैं बोल रही हूँ कि अगले महीने एग्जाम है, अभी आपके पास में प्रॉपर टाइम है कि अभी आप चीजों को याद कर सको, आप चीजों को समझ सको। अगर अभी का जो टाइम है, तो अभी आपने क्या करना है, बेसिक्स को कवर करना है और डिजीज के ऊपर फोकस करो, किसके सिम्टम क्या है, किसका मैनेजमेंट कैसा है। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, टेबुलर फॉर्म में प्रॉपर जो है शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। सब कुछ आपको वहां पे इजीली मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग रेफर कर सकते हैं नोट्स को, उनको भी आप पढ़ सकते हो। और जो डिजीज है ना, एनामॉर्फ होता है ए सेक्सुअल स्टेज। जो बोल रहे हैं मैम डिजीज साइकिल कैसे पढ़नी है, डिजीज साइकिल पूरी आपसे कोई नहीं पूछता। हाँ, ये जरूर पूछते हैं कि कौन सा चीज किस फॉर्म में कहाँ सरवाइव करती है, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं। कॉमन क्वेश्चन आपको पता है डिसऑर्डर सेक्शन से आते ही हैं आपके, या कॉमन क्वेश्चन वेक्टर वाले सेक्शन से डेफिनेटली आते हैं कि किसका वेक्टर कौन है या किसके सिम्टम कैसे होते हैं। तो ये जो 3-4 सेक्शन है ना, इनको तो पक्का कर लो। डिजीज वाला सेक्शन हो गया, डिसऑर्डर वाला सेक्शन हो गया, वायरस एंड वेक्टर वाला सेक्शन हो गया, है ना। कौन सी डिजीज कौन कॉज करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, किसमें फंगस है, किसमें बैक्टीरिया है, किसमें फाइटोप्लाज्मा है, ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी आपको चीजें समझाई है ना कि फंगस होता क्या है, बैक्टीरिया होता क्या है, वायरस होता क्या है, वो आपको समझाने के लिए समझाया कि ये एजेंट है, ताकि आप बाद में सिर्फ रट्टा ही मत मारो कि ये चीज ये है। आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा एजेंट कौन है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ओम प्रकाश बोल रहे हैं कि मैम से क्यों पूछ रहे हो, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है ना। कि पहले सुपरफिशियल पढ़ो फिर डीप वाला याद करो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास में टाइम है। अभी प्रॉपरली अगर आप एक बार चीजों को अच्छे से टाइम देके पढ़ लोगे ना, तो बाद में रिविजन्स बहुत इजी हो जाएंगे। अगर अभी सुपरफिशियली पढ़ के टाइम पास करोगे और फिर डेप्थ में आप पढ़ने बैठोगे, तो आपको लगेगा मेरे पास तो इतना टाइम बचा ही नहीं है। तो इससे बेटर है अभी अच्छे से चीजों को पढ़ लो और उसके बाद में सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को ही लर्न करो, उन्हीं को पिक करो। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अभी है आपके पास टाइम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम शुरू करने वाले हैं ना, वो हम सीड साइंस को शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा अपने लिए पूछ रहे थे कि कॉमन जब जो हो जाएगा तब डी वाला याद करें, पर शॉर्ट, अच्छा सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो देखो, पहले ना आराम से डेप्थ में पढ़ो चीजें कि किसका मतलब क्या है, किसमें क्या फैक्ट है। उसके बाद में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या लर्न करने वाली चीजें हैं उनको पढ़ो। ठीक है, शॉर्ट, आप बोलो कि मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा कि कौन सी चीज कैसी है क्या है, तो अभी वो करने की जरूरत नहीं है। अभी चीजों को पढ़ो और समझो। कुछ टाइम में क्या होगा, जब आप पढ़ने लगोगे ना, आपको खुद को, जब आप क्वेश्चंस वगैरह देखोगे, सब चीजों को देखोगे, आपको खुद को क्लियर हो जाएगा कि यार यहाँ पे तो जो ये चीज है ये इंपॉर्टेंट है। आपको खुद पता चल जाएगा, पढ़ते रहो, धीरे धीरे आपको सब चीजें पता चल जाएंगी। अभी शुरू में बेसिक है तो बेसिक लेवल से एडवांस तक जाओ। ऐसा मत करो कि पहले शुरू में आप चीजों को शॉर्ट करने लग गए हो कि हाँ जी शॉर्टकट बनाने लग गए हो कि अभी ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये छोड़ दो। ऐसा मत करो, अभी थोड़ा सा टाइम रुक के आराम से शांति से चीजों को पढ़ो, है ना। हाँ जी, एंटोमोलॉजी बेटा हम शुरू करेंगे सीड के बाद। सीड साइंस आपको पता है बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, 4 से 5 दिन के अंदर बहुत आराम से कवर हो जाता है। 2-2 घंटे की क्लास है, बहुत आराम से कवर होगा। और सीड साइंस के जो क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है बहुत सिंपल सी चीजें हैं। फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट यहाँ पे बता दूं। ठीक है, और आपको पता है कि जो सीड साइंस का भी वो बेसिक पार्ट ही पूछा जाता है एग्जाम में, जो उसमें जैसे सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें होती है ना, कि किसमें कौन सी टेक्निक होती है क्या है, वो सारा तो आप एग्रोनॉमी में पढ़ ही लेते हो, एग्रोनॉमी में कवर हो ही जाता है। तो हम यहाँ पे जो सीड साइंस का बेसिक वाला पूरा पोर्शन है ना, वो कवर करेंगे। डायरेक्ट फैक्ट वाला पोर्शन है या डायरेक्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है, वो सारा हम यहाँ पे पिक करेंगे, तो बहुत ईजी रहेगा। उसके बाद में हम एंटोमोलॉजी शुरू करेंगे, क्योंकि अभी पैथो खत्म किया है। एकदम से एंटो शुरू करूंगी तो आप लोग ऐसे हो जाओगे कि मैम एंटो
एंटो वाले नाम पैथो में मिक्स हो रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ, इसीलिए बीच में मैंने जो इजी सा सब्जेक्ट है वो सीड साइंस रखा है, ताकि आप आराम से 3-4 दिन बहुत ही रिलैक्स माइंड से पढ़ सको और उसके बाद में आप एंटोमोलॉजी शुरू कर सको। इसीलिए मैंने डायरेक्ट पैथो के बाद में एंटो शुरू नहीं किया है, बीच में आपको थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए सीड साइंस शुरू किया है। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो आप सबको पता है कि बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, बहुत आराम से जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, बताइए अब क्या बोल रहे हैं बेटा, बस यही डाउट्स हैं क्या? ठीक है, तो मैंने आपको लिंक दे दिया टेलीग्राम चैनल का, कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, आप लोग मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलो बताओ फिर आज की क्लास एंड कर दी जाए, क्योंकि कल की क्लास में तो हम लोग मिल ही रहे हैं, लेकिन कल की क्लास में हम एक नए सब्जेक्ट के साथ मिल रहे हैं, तो अब डरना नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बोल रहे हैं कि मैम टेट्राजोलियम टेस्ट और सीड साइंस खत्म, क्यों भाई? डोरमेंसी है, जर्मिनेशन है, सर्टिफिकेशंस हैं, वो कौन पढ़ेगा? हाँ, सिर्फ टेस्ट ही पढ़ने सीड में, बहुत सारी चीजें, ऐसा भी नहीं है कि कुछ पढ़ना ही नहीं है, है ना? अभी आपको पता चलेगा जब हम कल पढ़ेंगे ना कि सीड का स्ट्रक्चर सब कुछ A to Z कवर करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, फिर अब ऐसा करते हैं हम कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, रिलैक्स का मतलब ये नहीं है पढ़ना ही नहीं है, रिलैक्स का मतलब है आराम से जाके खाना खाओ और उसके बाद में पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है जी, ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस खत्म हो गया है, तो अब मैं आपको छोड़ सकती हूँ क्लास से। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपको पैथो पढ़ा के, अब सीट पढ़ा के भी आई होप आपका रिस्पॉन्स अच्छा ही आया है ना आपकी तरफ से। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब आपने मुझे कभी भी कोई भी पैथो का क्वेश्चन पूछो ना, जैसे अभी आप अच्छा रिस्पांस दे रहे थे, आंसर्स दे रहे थे, तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी पैथो का क्वेश्चन पूछो तो वहां पे भी ऐसे रिस्पांस करना है ना, ऐसा नहीं कुछ दिन में आप भूल गए। ठीक है अच्छा, पंचायत आ गया, उसको जाके देख लेते हैं, उस चीज को भूल जाओ। आपके एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है अब, है ना, डेट आ चुकी है एग्जाम की, उस पर फोकस करो, सीरीज वगैरह तो बाद में होती रहेंगी, सिलेक्शन के बाद आराम से देखना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। ये जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। जब आप सीरीज देख रहे होगे ना 2 घंटे में, उतनी देर में आप देखोगे कोई और पर्सन ऐसा होगा जिसने 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये भी सोच के चलो कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट